नमस्कार सभी साथियों को। स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। देखिएगा, आज हम मेवाड़ का इतिहास क्लास नंबर 16 पढ़ने वाले हैं। और जो क्लास नंबर हमने 13, 14, 15 पढ़ी थी साथियों, आप सभी को पता होगा कि अभी हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे हैं राजस्थान के इतिहास के अंतर्गत। देखिए, मैंने कहा था कि मेवाड़ का इतिहास गुहिल या सिसोदिया जो वंश है, टोटल इसकी 5 क्लासेज बनेगी, जिसमें आपका ये जो इतिहास है मेवाड़ से संबंधित ये कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो क्लास नंबर 13, 14, 15 और आज की ये 16वीं क्लास है। ठीक है ना, मतलब आज की ये मेवाड़ के इतिहास की 4th क्लास है। कल एक और क्लास बनेगी जिसमें आपके ये जो टॉपिक है कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, क्लास नंबर 16 में हम महाराणा प्रताप के बारे में, अमर सिंह प्रथम के बारे में, कर्ण सिंह के बारे में और जगत सिंह प्रथम के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे खास कौन आते हैं? महाराणा प्रताप। आप सभी को बता दूं, क्लास नंबर 13, 14 और 15 में हमने शुरुआत की थी गुहिलादित्य से। गुहिलादित्य के बाद में हमने बप्पा रावल को पढ़ा, फिर अल्लट को, फिर शक्ति कुमार को। इसके बाद रण सिंह को पढ़ा, फिर सेम सिंह, जेत सिंह, तेज सिंह, समर सिंह और फिर रतन सिंह। ये रतन सिंह जो है ये रावल शाखा का अंतिम शासक था साथियों। फिर इसके बाद में हमीर देव सिसोदिया को, फिर क्षेत्र सिंह को, राणा लाखा, राणा मोकल, राणा कुंभा, राणा उदा, रायमल, सांगा, रतन सिंह द्वितीय, विक्रमादित्य, बनवीर और उदय सिंह। इन सभी शासकों को हमने क्लास नंबर 13, 14 और 15 में कंप्लीट कर लिया है। ये जो वीडियो है पिछली क्लासों के वीडियो, ये आपको मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है यूट्यूब पर, राजस्थान का इतिहास फुल कोर्स। ठीक है ना, इस प्रकार से प्लेलिस्ट का नाम है राजस्थान का इतिहास फुल कोर्स। तो साथियों, वहां पे जाके आप पिछली क्लासों को अटेंड कर सकते हो। देखिए, आज राजस्थान के इतिहास की ये जो क्लास नंबर 16 है, उदय सिंह का पुत्र जो महाराणा प्रताप, फिर उसका पुत्र अमर सिंह, फिर अमर सिंह प्रथम है ना, अमर सिंह का पुत्र कर्ण सिंह और कर्ण सिंह का जगत सिंह प्रथम। इन सभी के बारे में हम क्लास नंबर 16 में पढ़ने वाले हैं। बेहतरीन तरीके से बिल्कुल एक एक चीज को समझेंगे साथियों, तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा। शुरू करेंगे आज के इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे महाराणा प्रताप के शासनकाल की, कि महाराणा प्रताप का शासनकाल कब से लेकर कब तक रहा था। हमने देखा था 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। कब? 9 मई 1540 ईस्वी में। साथियों, ये राजा बने थे 1572 ईस्वी में और 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी। मतलब इन्होंने मेवाड़ पर 1572 ईस्वी से लेकर के 1597 ईस्वी तक शासन किया। तो पूरी डिटेल से इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं बिल्कुल अच्छी तरह से। सबसे पहले बात करेंगे महाराणा प्रताप के जन्म के बारे में, कि महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था। तो 9 मई 1540। डेट याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि डेट पूछी जा सकती है। महाराणा प्रताप से क्वेश्चन बनने का बहुत ज्यादा चांसेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी तक जो हमने जितने भी शासक पढ़े, हमीर देव सिसोदिया, महाराणा प्रताप, आज पढ़ रहे हैं राणा सांगा, राणा लाखा, ये सबसे इंपॉर्टेंट शासक है साथियों पूरे मेवाड़ के इतिहास में। तो देखो, 9 मई 1540 ईस्वी को महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ में हुआ। कुंभलगढ़ में भी कहाँ? कटारगढ़ में साथियों। देखो, माता पिता की बात करें कि भाई महाराणा प्रताप के माता पिता कौन थे, तो माता जो पिछली क्लास थी, क्लास नंबर 15, उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई उदय सिंह के 2 रानियां थी, जिसमें एक थी जयवंता बाई, जिसका पुत्र कौन था? महाराणा प्रताप। तो जयवंता बाई तो इनकी माता थी और उदय सिंह इनके पिता थे। किनके? महाराणा प्रताप के। बचपन का नाम है इनका कीका। बचपन का क्या नाम है महाराणा प्रताप का? कीका। देखो, बचपन का नाम ही वास्तविक नाम होता है, बाद में तो फिर कुछ नाम चेंज कर दिए जाते हैं। आपको बिल्कुल बचपन का नाम याद रखना है साथियों। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था? कीका था। जबकि इनकी पत्नी का नाम था अजब दे पवार। किनकी पत्नी थी ये? महाराणा प्रताप की पत्नी थी। जबकि आगे हम बात करें कि महाराणा प्रताप को अन्य किन नामों से जाना जाता है, तो इनको हल्दी घाटी का शेर कहा जाता है, पाथल कहा जाता है और मेवाड़ का केसरी भी इनको कहा जाता है। क्या क्या उपनाम है? हल्दी घाटी का शेर किसको कहेंगे? महाराणा प्रताप को। पाथल भी किसका उपनाम है? महाराणा प्रताप का। और मेवाड़ का केसरी भी किसको कहा जाता है? महाराणा प्रताप को ही कहा जाता है। सबसे पहले इनका जो राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, प्रथम बार इनका राज्याभिषेक हुआ था 28 फरवरी 1572 ईस्वी को गोगुंदा में। देखो,
प्रथम बार 2 बार राज्याभिषेक हुआ इनका। एक बार तो 28 फरवरी 1572 को हुआ और दूसरी बार इनका राज्याभिषेक हुआ था 1572 ईस्वी में कुंभलगढ़ में। तो देखो दोनों ही राज्याभिषेक 1572 ईस्वी में हुए, लेकिन प्रथम बार का 28 फरवरी आपको याद रखना है। अब साथियों, ये इन दोनों में जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपसे जो प्रश्न पूछेगा कि प्रथम बार प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। कहाँ हुआ था प्रथम बार? गोगुंदा में। जबकि दूसरी बार इनका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में हुआ था। तो स्थानों के नाम आपको बिल्कुल एग्जैक्टली याद रखने पड़ेंगे। पहले तो गोगुंदा में हुआ और फिर कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़ में। देखो, महाराणा प्रताप जब शासक बने तो उस समय दिल्ली सल्तनत पर किसका राज था साथियों? अकबर का राज था। अब अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, तो उसने सोचा कि भाई महाराणा प्रताप अब मेवाड़ के शासक बन चुके हैं, तो महाराणा प्रताप को अगर मैं शांति दूत यहाँ से भेजूं मेरे पास से समझाने के लिए, अधीनता स्वीकार करने के लिए, तो मान जाए तो बहुत बढ़िया बात है। तो अकबर ने साथियों महाराणा प्रताप के पास जो दूत भेजे थे उनको अब देखने वाले हैं। देखिए, अकबर द्वारा प्रताप ने अकबर को अपने अधीन करने हेतु, नहीं टाइपिंग मिस्टेक हुई है ये, ठीक है ना। अकबर द्वारा प्रताप को अपने अधीन करने हेतु जो संदेशे भेजे थे उनको हम देखेंगे साथियों। लेकिन ये जो जितने भी दूत भेजे गए थे अकबर के द्वारा, किसको? प्रताप को अपने अधीन करने के लिए। प्रताप ने जितने भी वहां दूत भेजे सभी से मना कर दिया कि भाई अधीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। तो वहां पर जो शिष्टमंडल भी इनको कहा जाता है, जो शिष्टमंडल भेजे थे उनका क्रम कई बार पूछ लिया गया है। तो वो क्रम अब हम देखेंगे साथियों कि किस क्रम में किस किस को अकबर ने महाराणा प्रताप के पास भेजा था अधीनता स्वीकार करने के लिए। तो अब वो क्रम देख लेते हैं शिष्टमंडल का। देखो, सबसे पहले इन्होंने भेजा जलाल खान को। कब आया ये? 1572 ईस्वी में। लेकिन महाराणा प्रताप नहीं माने। फिर इन्होंने दूसरी कोशिश की, मानसिंह कछवाहा को भेजा 1573 ईस्वी में, फिर भी ये नहीं माने। फिर इन्होंने भेजा भगवंत दास को, इनको भी कब भेजा? 1573 ईस्वी में, इनसे भी नहीं माने। और सबसे अंत में जो प्रयास किया था उसमें अकबर ने भेजा था टोडरमल को। कब? 1573 ईस्वी में ही। लेकिन प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। तो ये 4 शिष्टमंडल है जिनको कैसे याद रखोगे? जमा भट्टो के नाम से। कैसे? जमा भट्टो। जमा भट्टो मतलब जे से जलाल खान, मां से मान सिंह, भ से भगवंत दास और टो से टोडरमल। जमा भट्टो, ये शब्द आपको याद रखना है। किसने ये शब्द? ये जो शिष्टमंडल भेजे गए थे अकबर के द्वारा, किसके पास भेजे गए थे? महाराणा प्रताप के पास। किस लिए भेजे थे? अधीनता स्वीकार करवाने के लिए। तो जलाल खान ही 1572 ईस्वी में आया था, बाकी ये तीनों कब आए थे साथियों? 1573 ईस्वी में। तो आपको बिल्कुल सन भी याद रखना है और इनका क्रम बिल्कुल याद रखना पड़ेगा आपको। कैसे याद रखोगे? जमा भट्टो के नाम से याद रखोगे। जलाल खान, मानसिंह कछवाहा, भगवंत दास और टोडरमल, इन चारों को एक निश्चित समय के बाद भेजा है। तो इसका क्रम कई बार पूछ लिया गया, क्रम आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जब महाराणा प्रताप ने अकबर से अधीनता स्वीकार नहीं की, तो फिर अकबर ने सोचा कि भाई अब तो युद्ध ही, अब तो सेना को ही भेजना पड़ेगा, तभी हम मेवाड़ पर अधिकार कर पाएंगे। तो साथियों उसी क्रम में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध बहुत ही इंपॉर्टेंट युद्ध है ये, यहाँ से प्रश्न आने के बहुत ज्यादा चांसेज है। अच्छा, एक चीज बता दूं कि ये जो चीजें पढ़ रहे हो इन सभी की पीडीएफ आपको स्टडी विद पीएन लोधा एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। सभी की पीडीएफ वहां पर रोजाना अपलोड की जाती है। जिसका जो कोर्स पीडीएफ वाला है उसकी रेट है 75 रुपीज वाली। और इन सभी के जो क्वेश्चन हैं उनकी रेट, उनके लिए एक अलग कोर्स है 149 रुपये का टेस्ट सीरीज का, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की लेवल 1 प्लस लेवल 2 की टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जाती है। रोजाना 2 टेस्ट अवेलेबल करवाए जाते हैं। लगभग 110 के आसपास टेस्ट वहां पर अपलोड किए जा चुके हैं साथियों। जो 149 रुपये का कोर्स है उसमें अब उसी कोर्स में मैराथन के टेस्ट भी आयोजित किए जाते हैं। तो बिल्कुल आप ऐप को डाउनलोड जरूर करें। ऐप डाउनलोड का लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में भी दिया है और आप प्ले स्टोर पर जाकर भी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में देखेंगे। देखो, हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ, इसका जो एग्जैक्टली इसकी जो डेट है वो 2 डेट मिलती है साथियों।
कई सारी बुक्स में 18 जून भी मिलती है और कई सारी बुक्स में 21 जून। तो दोनों आपके ऑप्शन में आने वाली है नहीं, 18 आएगी या फिर आएगी आपके 21। दोनों में से आपको एक, या तो दोनों रखना है, दोनों एक साथ कभी आपके आ ही नहीं सकती। तो 18 या 21 जून 1576 ईस्वी को, कब, 18 या 21 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा कि भाई हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, 18 व 21 जून आपका आंसर रहेगा। या तो ऑप्शन में 18 जून आएगा या ऑप्शन में आएगा आपके 21 जून। कब, 1576 ईस्वी को। कहाँ पर हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था राजसमंद में। कहाँ पर, राजसमंद में, जो वर्तमान में जो राजसमंद जिला है, यहीं पर हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। देखो, हल्दी घाटी के युद्ध को अन्य नामों से भी जाना जाता है और ये जो अन्य नाम हैं अलग अलग जो इतिहासकार है इनके द्वारा दिए गए हैं। जैसे हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा गया है, किसके द्वारा, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध कहा है, किसने, अबुल फजल ने। हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा है, किसने, बदायूनी ने। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछेगा, पहला प्रश्न क्या बनेगा कि हल्दी घाटी के युद्ध को अन्य किन नामों से जाना जाता है। तो ऑप्शन में मेवाड़ की थर्मोपल्ली भी आ सकता है, खमनोर का युद्ध भी आ सकता है और गोगुंदा का युद्ध भी आ सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात तो यह है, प्रश्न ये पूछ लिया कि हल्दी घाटी के युद्ध को किसने मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा, तो फिर आपका आंसर रहेगा जेम्स टोड। हल्दी घाटी के युद्ध को किसने खमनोर का युद्ध कहा, तो फिर आपका आंसर रहेगा अबुल फजल। और हल्दी घाटी के युद्ध को किसने गोगुंदा का युद्ध कहा, तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा साथियों, बदायूनी। क्या रहेगा, बदायूनी। देखो, महाराणा प्रताप ने ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इस युद्ध की योजना बनाई थी कुंभलगढ़ में, ठीक है ना। और अकबर ने इस हल्दी घाटी के युद्ध की योजना कहाँ बनाई थी, जो मैगजीन का किला है, ठीक है ना, मैगजीन का जो किला है जिसको अकबर का किला भी कहा जाता है, उसमें अकबर के द्वारा इस युद्ध की योजना बनाई गई थी। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि अकबर ने कहाँ बनाई, तो अकबर के किले में, और महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के युद्ध की योजना कहाँ बनाई, तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा, कुंभलगढ़ के किले में। अब योजना बना ली, देखो आगे क्या होता है युद्ध में। तो मित्रों देखिए, युद्ध का वर्णन अगर हम देखें तो महाराणा प्रताप की तरफ से, पहले हम किसके बारे में देखेंगे, महाराणा प्रताप की तरफ से। तो महाराणा प्रताप की जो सेना थी, इसका एक दस्ता तो था हरावल सेना और एक भाग था चंद्रावल सेना। देखो, हरावल सेना क्या होती है, जो जैसे मान लीजिए ये सेना है, ठीक है ना, ये सेना है, तो इसके आगे वाली जो सेना है, ये वाला जो भाग है आगे वाला, इसको किस नाम से जाना जाता है साथियों, हरावल सेना के नाम से। और पीछे वाली जो बड़ी सेना है, पीछे वाली जो बड़ी सेना है, उसको कहा जाता था चंद्रावल सेना। तो महाराणा प्रताप के जो हरावल सेना और चंद्रावल सेना है, इनके बारे में देखते हैं साथियों। इसमें आगे वाली सेना में एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था, हकीम का सूरी। जबकि चंद्रावल सेना में एक नाम आता है राणा पुंजा भील का। साथियों, एकमात्र भील जिनके नाम के आगे राणा लगाने की अनुमति थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक मिस्टेक हुई है टाइपिंग में कि यहाँ पर मैंने सिर्फ इतना लिखा था, हकीम खान सूरी एकमात्र मुस्लिम सेनापति था, किसकी तरफ से लड़ने वाला, महाराणा प्रताप की तरफ से। जबकि मैंने ये जो राणा पुंजा भील के नीचे मैंने यूँ लिखा था, एकमात्र भील जिनके नाम के आगे राणा लगाने की अनुमति थी। तो वो कौन से थे, राणा पुंजा भील। ये हकीम खान सूरी, ये इधर टाइप हो गया, इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। लेकिन बिल्कुल मैंने आपको बताया है कि डायरेक्टली प्रश्न पूछ ले कि एकमात्र भील जिनके नाम के आगे राणा लगाने की अनुमति थी, तो वो कौन थे, राणा पुंजा भील। और महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाला एकमात्र मुस्लिम सेनापति कौन था, तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा, हकीम खां सूरी। याद रख लोगे ना, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। ऐसा नहीं है कि मैंने यूं लिख दिया था कि एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसके आगे राणा लगाने की अनुमति थी, ये हकीम खान सूरी के लिए नहीं है। जिनके नाम के आगे राणा लगाने की अनुमति थी, एकमात्र भील, वो कौन थे, राणा पुंजा भील। सभी के ये क्लियर है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है साथियों, ये बात बिल्कुल क्लियर कर लो आप, ठीक है ना। गलत मत कर देना, ऐसा नहीं कि सर ने वहां लिख रखा था, मैंने लिखा है एकमात्र भील और इधर जगह नहीं थी, तो ये जो टाइप किया ये आ गया इसके नीचे। तो एकमात्र भील जिनके नाम के आगे राणा लगाने की अनुमति थी, वो थे राणा पुंजा भील। किसकी तरफ से लड़े थे ये, महाराणा प्रताप की तरफ से। देखो, अकबर की तरफ से देखे तो हरावल सेना का जो नेतृत्व किया
वो किया था जगन्नाथ कछवाहा ने। और चंद्रावल सेना का जो नेतृत्व किया वो किया था मिहत्तर खान ने। ये किसकी तरफ से थे? अकबर की तरफ से थे साथियों। देखो मिहत्तर खान ये वही है, मिहत्तर खान जिसने अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलाई थी। कौन से युद्ध में? हल्दी घाटी के युद्ध में। कि जब इनको लगा कि यार हार भी सकते हैं, तो मिहत्तर खान ने एक योजना बनाई कि क्यों ना अफवाह फैला दी जाए कि अकबर स्वयं बहुत विशालकाय सेना लेकर के हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने आ रहे हैं। तो इससे सामने वाली सेना का मनोबल टूट जाएगा। बिल्कुल इन्होंने दिमाग लगाया, दिमाग लगाकर मिहत्तर खान ने क्या किया साथियों, जो चंद्रावल सेना का नेतृत्व करता था, इसने क्या कहा कि बिल्कुल अकबर अपनी विशालकाय सेना के साथ में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ने आ रहा है। तो अकबर के आने की झूठी अफवाह किसने फैलाई थी हल्दी घाटी के युद्ध में? आपका आंसर क्या रहेगा? मिहत्तर खान। क्या आपका उत्तर रहेगा? मिहत्तर खान। देखो आगे हम देखें, मान सिंह जो है साथियों, मान सिंह का एक हाथी था, अकबर की तरफ से लड़े थे ये, जिसका नाम था मर्दाना। हाथी का नाम है। देखो मान सिंह का जो हाथी है, इसका नाम ही हम यहाँ पर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इस हाथी का एक बार और उल्लेख आना है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखें मित्रों, इस युद्ध की बात करें तो महाराणा प्रताप की तरफ से लड़ने वाले जो अन्य प्रमुख जो सहयोगी थे इनके, एक तो थे कृष्णदास चुंडावत और एक थे राम सिंह तंवर। और भी बहुत सारे थे, लेकिन ये कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, इसलिए इन दोनों के नाम भी आपको याद रखना है। देखो महाराणा प्रताप का घोड़ा, नाम तो सुना होगा महाराणा प्रताप के घोड़े का, क्या नाम था? चेतक। महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, जिसका स्मारक बलीचा राजसमंद में बना हुआ है साथियों। आज भी चेतक घोड़े का जो स्मारक है ये कहाँ बना हुआ है? बलीचा राजसमंद में। चेतक की अगर हम बात करें, महाराणा प्रताप का ये घोड़ा था। डायरेक्टली प्रश्न पूछ ले कि महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था, तो आपका आंसर क्या रहेगा? चेतक। चेतक मर्दाना हाथी के सूंड में लगे खंजर से घायल हुआ था। यहाँ पर अभी हमने एक हाथी का नाम देखा था, क्या हाथी का नाम देखा था? मर्दाना। किसका हाथी था ये? मानसिंह का हाथी था साथियों। तो इस हाथी की सूंड में जो खंजर लगा हुआ था, उस खंजर के लगने के कारण चेतक, जो कि महाराणा प्रताप का घोड़ा था साथियों, ये घायल हो गया था। और घायल अवस्था में भी इन्होंने महाराणा प्रताप की बहुत ही ज्यादा, आप मतलब एक तरह से यूं कह सकते हो, अविश्वसनीय सहायता की थी। देखो अगर हम बात करें, ये तो महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, जिसका स्मारक पूछा जा सकता है बलीचा राजसमंद में रहेगा आपके। अब बात करेंगे महाराणा प्रताप के हाथी के बारे में। ये तो घोड़ा था चेतक, और अब देखो हाथी की बात करें तो इनके जो हाथी थे, एक का नाम था लूणा और एक का नाम था राम प्रसाद। ये दोनों कौन थे? तो लूणा और राम प्रसाद दोनों ही महाराणा प्रताप के हाथी थे। तो ये हाथियों के नाम में साथियों कौन कौन से हाथी थे? लूणा और राम प्रसाद। राम को युद्ध के बाद में ये जो राम प्रसाद हाथी है, ये किसके पास रह गया? अकबर के पास। तो साथियों अकबर ने क्या किया, इस राम प्रसाद हाथी का नाम बदल कर रख दिया पीर प्रसाद। क्या रख दिया? पीर प्रसाद। ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हुई है यहाँ पर, बिल्कुल आप याद रखिएगा साथियों। राम प्रसाद हाथी का नाम बदलकर परी प्रसाद नहीं बल्कि पीर प्रसाद किसने रखा था? अकबर ने रखा था। डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न क्या बना कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम क्या था? तो लूणा भी था और राम प्रसाद भी था। किस हाथी का नाम बदलकर अकबर ने पीर प्रसाद रख दिया था? तो आपका आंसर रहेगा राम प्रसाद का। या फिर प्रश्न यूं पूछ ले कि राम प्रसाद हाथी जो महाराणा प्रताप का हाथी था, इसका नाम बदलकर किसने पीर प्रसाद रखा था? तो आपका आंसर क्या रहेगा साथियों? अकबर ने। देखो जब इस युद्ध में महाराणा प्रताप घायल हुए तो उनका जो राज चिन्ह है झाला बीदा के द्वारा धारण किया। मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको एक बात बताऊं साथियों, जब हमने राणा सांगा का इतिहास पढ़ा था तो वहां पर भी हमने देखा था कि जब सांगा घायल हो गए थे तो उनका राज चिन्ह किसने धारण किया था? झाला अज्जा ने। ठीक है ना, किसने धारण किया था? झाला अज्जा ने। और जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध में घायल हुए तो इनका राज चिन्ह किसने धारण किया? झाला बीदा ने। दोनों के नाम के आगे झाला लगा हुआ है, कंफ्यूज नहीं होना है। अनार वाला पहले आता है। पहले युद्ध किसने लड़ा था? सांगा ने, क्योंकि सांगा तो बहुत पहले का था। तो साथियों झाला अज्जा सांगा, झाला अज्जा किस में आएगा? सांगा में। और झाला बीदा किस में आएगा? बीदा मतलब बी मतलब बाद में मतलब प्रताप बाद में लड़ा था।
तो बिल्कुल राज चिन्ह प्रताप का किसने धारण किया? झाला बीदा ने। दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, झाला अज्जा राणा सांगा, झाला बीदा महाराणा प्रताप, दोनों कौन थे ये? जिन्होंने इनका राज चिन्ह धारण किया था। साथियों, जब प्रताप घायल हुए तो घायल प्रताप का कोलियारी गांव उदयपुर में इलाज किया गया था। देखो, महाराणा सांगा भी घायल हुए थे, महाराणा प्रताप भी घायल हुए, और लेकिन महाराणा प्रताप घायल हुए तो इनका इलाज कहाँ किया गया साथियों? एक गांव है जिसका नाम क्या है? कोलियारी। कोलियारी गांव उदयपुर में घायल प्रताप का इलाज किया गया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध पूरा हो गया, कुछ लोग इसको ये मानते हैं कि ये युद्ध अनिर्णायक था, कुछ लोग मानते हैं कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये अकबर ने जीता था, कुछ मानते हैं कि हल्दी घाटी का जो युद्ध है ये महाराणा प्रताप ने जीता था, लेकिन एग्जैक्टली कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जब हल्दी घाटी का युद्ध पूरा हुआ, इसके बाद में अकबर कहाँ आया साथियों? मेवाड़ आया, तथा इसने उदयपुर का नाम बदलकर मुहम्मदाबाद कर दिया। क्या कर दिया? मुहम्मदाबाद। ये किसका नाम है? उदयपुर का। देखो, एक था चित्तौड़गढ़, खिजराबाद, ठीक है ना, समझ रहे हो बात को? एक तो था चित्तौड़गढ़ जिसका नाम क्या था? क्या किया गया था? खिजराबाद। और एक है उदयपुर जिसका नाम अकबर ने क्या किया? मुहम्मदाबाद। वो देखो, अकबर ने नहीं किया था, वो अकबर ने नहीं किया था, वो किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है ना। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिजरखा के नाम पे चित्तौड़ का नाम खिजराबाद किया, और उदयपुर का नाम अकबर ने किया। क्या नाम किया? मुहम्मदाबाद नाम कर दिया साथियों, जिसका प्रशासक फखरुद्दीन व जगन्नाथ को नियुक्त किया। फखरुद्दीन, भाई अकबर तो नहीं वहां रहेगा, अकबर तो वापस जाएगा साथियों, तो यहाँ का प्रशासक किसको नियुक्त किया? फखरुद्दीन को और जगन्नाथ को। अब देखो, महाराणा प्रताप जब इन्होंने खोया था बिल्कुल हल्दी घाटी के युद्ध में, कुछ जो जगह थी महाराणा प्रताप ने खोई थी, अकबर के पास वो जगह चली गई थी। तो इसके बाद में क्या हुआ? अच्छा साथी, आपको ये भी याद रखना है कि जब अकबर यहाँ पर आया था मेवाड़ में, तो डूंगरपुर के थे आसकरण और बांसवाड़ा के थे प्रताप सिंह। ये महाराणा प्रताप की बात नहीं की जा रही, ये बांसवाड़ा के प्रताप सिंह की बात की जा रही है। इन दोनों ने साथियों, जब अकबर मेवाड़ आया तो इन दोनों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अब देखो, इसके बाद क्या हुआ? अकबर ने प्रताप के खिलाफ शहबाज खां को कुंभलगढ़ भेजा, अकबर वापिस आ गया। अब अकबर ने देखो, कुंभलगढ़ पर भी अभी किसका अधिकार था? महाराणा प्रताप का। हालांकि महाराणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की थी कि जब तक पूरा राजपाट वापिस अपने हाथ में न ले ले, मतलब दुश्मनों से उसको आजाद न करा दे, तब तक वो जंगलों में रहेंगे। ऐसी इनकी प्रतिज्ञा इन्होंने की थी। लेकिन कुंभलगढ़ अभी किसके पास था? महाराणा प्रताप का, महाराणा प्रताप के पास में। लेकिन ये साथियों, महलों में निवास उस समय नहीं करते थे अपनी प्रतिज्ञा के कारण। तो शहबाज कहाँ पर आया? कुंभलगढ़ में। किसने भेजा था शहबाज खां को? अकबर ने भेजा था। तो शहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया 1577 में पहली बार, लेकिन वो कुंभलगढ़ को जीतने में क्या हुआ? असफल हुआ, सफल नहीं हो सका साथियों। लेकिन शहबाज खां ने 1578 ईस्वी में दूसरी बार फिर से कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया और कुंभलगढ़ को उसने जीत लिया। एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने कुंभलगढ़ को, अजय दुर्ग माना जाता है नहीं तो कुंभलगढ़ भी, लेकिन इसने जीत लिया था साथियों। किसने जीता था? शहबाज खां ने। शहबाज खां को किसने भेजा था? अकबर ने। तो इसने जब पहली बार कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया था 77 में, तो ये क्या हुआ? असफल नहीं जीत पाया। लेकिन इसने जब 78 में दूसरी बार आक्रमण किया 1578 में, तो इसने साथियों कुंभलगढ़ को जीत लिया। हालांकि इसके जीतने के कुछ समय बाद ही, उसी साल ही साथियों, जो अमर सिंह थे, महाराणा प्रताप के पुत्र थे, इन्होंने इसको हरा दिया था। और तीसरी बार इसने फिर से आक्रमण किया, क्योंकि वापस मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का मेवाड़ पर क्या, कुंभलगढ़ पर किसका अधिकार हो गया? महाराणा प्रताप का। तो इसने तीसरी बार वापस कुंभलगढ़ पर आक्रमण किया 1579 में, लेकिन वापस ये क्या हो गया? असफल हो गया, ये जीत नहीं पाया। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो शहबाज खान के बारे में है वो ये है कि मुस्लिम सेनापति एकमात्र कौन सा है जिसने कुंभलगढ़ को जीत लिया था? तो फिर आपका आंसर क्या रहेगा? शहबाज खां। आपको बिल्कुल ये नाम याद रखना ही पड़ेगा। एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने कुंभलगढ़ को जीत लिया था साथियों, कौन था वो? शहबाज खां। हालांकि बाद में फिर हार गया था ये। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इसके बाद में क्या हुआ? अब्दुल रहीम खान एक खाना नाम से एक व्यक्ति है जो 1580 ईस्वी में प्रताप को समझाना आया कि भाई क्या मतलब आ रहा है, राजपाट भी छोड़ रखा है, इतनी चीजें हार चुके हो
और ज़्यादा लड़ाई लड़ोगे तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, ऐसे समझाना आया होगा, ठीक है ना। लेकिन साथियों महाराणा प्रताप ने अधीनता स्वीकार नहीं की। अब जब ये अब्दुल रहीम खान ने खाना महाराणा प्रताप को समझाने आया था अकबर के कहने पर, तो इसने क्या किया, महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह प्रथम, इन्होंने क्या किया, शेरपुर पर आक्रमण किया और अब्दुल रहीम का जो परिवार है वो वहां पर था, इसको कैद कर लिया। अब जब महाराणा प्रताप को पता चला कि भाई यार ये समझाना आया था, तो जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह प्रथम, इन्होंने इनके ही परिवार को कैद कर लिया। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि भाई चलो छोड़ दो, कोई बात नहीं, ये समझाना आया था, लड़ने थोड़ी आया था। तो बिल्कुल महाराणा प्रताप के कहने पर अब्दुल रहीम का जो परिवार है इसको अमर सिंह प्रथम ने छोड़ दिया, रिहा कर दिया साथियों। इसके बाद देखिए महाराणा प्रताप के पास धन धान्य की कमी थी, मतलब धन संपत्ति की बहुत ज्यादा कमी थी साथियों। सेना की एकजुटता की भी कमी थी, सेना कम ही थी, उतनी ज्यादा सेना नहीं थी। तो भामाशाह से मुलाकात हुई किसकी, महाराणा प्रताप की। कहां पर हुई, चुलिया गांव में। डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है, चुलिया गांव कहां पड़ता है, पाली में। तो भामाशाह और महाराणा प्रताप की मुलाकात कहां पर हुई, चुलिया गांव में इनकी मुलाकात हुई, जहां पर भामाशाह ने महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी। महाराणा प्रताप की आर्थिक सहायता की थी, और आर्थिक सहायता थोड़ी बहुत नहीं की थी। भामाशाह ने जो धन धान्य से इनकी सहायता की थी, तो वो थोड़ी बहुत सहायता नहीं थी। ऐसा कहा जाता है कि 25,000 सैनिकों को, कितने, 25,000 सैनिकों को 12 साल तक आप इस धन से उनको, उनका जो खाना पीना है और जो चीजें होती है वो इस धन से कर सकते हो। कितने सालों तक, 12 साल तक 25,000 सैनिकों का आप पेट भर सकते हो और उनके कोई कमी नहीं आएगी साथियों। इतना धन दिया था किसने, भामाशाह ने। किसको, महाराणा प्रताप को। अतः भामाशाह को मेवाड़ का मूलतः उद्धारक कहा जाता है। अगर भामाशाह सहायता न करते तो भाई प्रताप के पास सेना में, भाई सेना अपने पास है लेकिन सेना होने से थोड़ी काम चलेगा। अपने पास उनको खिलाने के लिए और भी चीजों के लिए कम से कम जो संपत्ति है, धन संपत्ति की जरूरत तो पड़ना ही पड़ना था साथियों। तो ये सहायता किसने की थी, महाराणा प्रताप की, भामाशाह ने। इसी वजह से भामाशाह को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का मूलतः उद्धारक। जबकि कर्नल जेम्स टोड ने भामाशाह को क्या कहा है, मेवाड़ का कर्ण। क्या कहा है, मेवाड़ का कर्ण। कौन है, भामाशाह। किसने कहा, कर्नल जेम्स टोड ने। देखो इसके बाद में हुआ था दिवेर का युद्ध, 1580 के बाद में हुआ था दिवेर का युद्ध। तो दिवेर का युद्ध होता है 1582 ईस्वी में। देखिए साथियों, दिवेर का युद्ध हुआ 1582 ईस्वी में। कहां पर हुआ, राजसमंद में हुआ। दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहा है। देखो मेवाड़ की थर्मोपल्ली तो किसको कहा था कर्नल जेम्स टोड ने, हल्दी घाटी के युद्ध को। और मेवाड़ का मैराथन किसको कहा कर्नल जेम्स टोड ने, जो दिवेर का युद्ध 1582 ईस्वी में राजसमंद में हुआ था, इसको कहा था साथियों। किस किस के बीच में हुआ, महाराणा प्रताप वर्सेस शेरिमा सुल्तान खान के बीच में। इसमें प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह प्रथम, इन्होंने एक भाले के एक ही वार से, भाले के, अमर सिंह प्रथम ने भाले के एक ही वार से सुल्तान खान को घोड़े सहित चट्टान में रोप दिया था साथियों। इतना शक्तिशाली वार किया था किसने, अमर सिंह प्रथम ने। इतनी तेज भाले से वार किया सुल्तान खान के ऊपर कि इनको चट्टान में खड़ा कर दिया, ठीक है ना। जैसे भाला कोई इतनी जोर से फेंका कि चट्टान में जा घुसा भाला और उसका शरीर भी वहीं पर चिपक गया। इतनी जोर से वार किसने किया था, अमर सिंह प्रथम ने। किसके ऊपर, शेरिमा सुल्तान खान के ऊपर। और अंततः क्या हुई, दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की जीत हुई। दिवेर का युद्ध ये माना जाता है कि यहीं से महाराणा प्रताप के विजय अभियान की शुरुआत हुई थी, और इसके बाद महाराणा प्रताप ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा था साथियों। अतः दिवेर के युद्ध को महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महाराणा प्रताप के गौरव का प्रतीक। किस युद्ध को कहा जाता है, दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे तो देखिए इसके बाद में, जब देखो महाराणा प्रताप जो जगह अकबर ने हल्दीघाटी के युद्ध में कब्जा कर ली थी, जो जिन स्थानों पर, तो वो धीरे धीरे महाराणा प्रताप वहां हमला करते गए और वो जो जगह वापस स्वतंत्र होती गई साथियों। किससे, अकबर से। तो इसके लिए इसने वापस जगन्नाथ कछवाहा को भेजा, कहाँ, मेवाड़ में। कब भेजा, 1584 ईस्वी में। लेकिन साथियों अकबर द्वारा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया ये अंतिम दूत था। कौन, जगन्नाथ कछवाहा। सबसे लास्ट में अकबर ने इसे भेजा था। इसके बाद में अकबर ने कभी भी मेवाड़ में किसी को नहीं भेजा था। तो आपको ये चीज याद रखनी है, प्रश्न पूछ ले
कि अकबर द्वारा प्रताप के विरुद्ध भेजा गया अंतिम दूत कौन था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? जगन्नाथ कछवाहा। कब भेजा था? 1584 ईस्वी में। 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित कर चावंड पर अधिकार कर लिया और 1585 में ही चावंड को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई। देखो, चावंड को महाराणा प्रताप ने राजधानी कब बनाई? 1582 ईस्वी में। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? 1597 ईस्वी में। सॉरी, 1582 क्या, 1585। चावंड को राजधानी कब बनाई? 1585 ईस्वी में। और महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई साथियों? 1597 ईस्वी में। तो जब तक महाराणा प्रताप की मृत्यु नहीं हुई तब तक महाराणा प्रताप की राजधानी कौन सी रही? चावंड ही रही। ये आपको याद रखना है। 1585 से लेकर के 1597 ईस्वी तक महाराणा प्रताप की राजधानी कौन रही थी? चावंड। आपको ये बिल्कुल करेक्टली, अभी ये जो वनपाल का या वनरक्षक ऐसे पेपर हो रहे हैं ना, तो उसमें प्रश्न पूछा गया था कि प्रताप की चावंड कितने वर्षों तक राजधानी रही। उसमें प्रश्न पूछा गया था, ये आप चाहो तो देख सकते हो। तो 85 से 97, 85 10 95 2 97, कितने साल रही थी साथियों? 12 साल। 12 साल प्रताप की राजधानी रही क्या? चावंड। आपको याद रखना है ये। चलिए आगे बढ़ेंगे। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। जन्म कब हुआ था? 9 मई 1540 को। राजा कब बने थे? 1572 ईस्वी को। मृत्यु कब हुई? 19 जनवरी 1597 ईस्वी को। कहाँ पर हुई महाराणा प्रताप की मृत्यु? चावंड में हुई। महाराणा प्रताप की छत्री बांडोली में। देखो, समझो चीज को, महाराणा प्रताप की मृत्यु तो चावंड में हुई, जबकि छत्री कहाँ है? बांडोली में। आपको ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। प्रश्न डायरेक्टली यूं पूछेगा कि महाराणा प्रताप की छत्री कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन में चावंड 100% रहेगा और बारडोली भी रहेगा। आंसर रहेगा बारडोली आपका, गलत नहीं होना चाहिए। मृत्यु चावंड में 19 जनवरी 1597 को, और छत्री है प्रताप की बारडोली में। कितने खंभों की? 8 खंभों की। इनके स्मारक भी है साथियों, जैसे हल्दी घाटी, राजसमंद, फतेह सागर, उदयपुर और पुष्कर अजमेर में महाराणा प्रताप के स्मारक भी बने हुए हैं। तो आपके ये कंप्लीट होते हैं महाराणा प्रताप। किसी को कोई डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। अब देखिए, महाराणा प्रताप की मृत्यु होने के बाद में यहाँ का शासक कौन बनेगा साथियों? उनका पुत्र। और महाराणा प्रताप के पुत्र का क्या नाम था? अमर सिंह। अमर सिंह प्रथम थे ये। कौन थे? अमर सिंह प्रथम थे ये, क्योंकि एक और अमर सिंह आएगा अभी आपके। देखो, ये जो क्लास है, इसके बाद क्लास नंबर जो 17 आएगी कल आपके, वो अंतिम क्लास रहेगी। इसमें आपका पूरा मेवाड़ का इतिहास क्लियर हो जाएगा। कहीं से कहीं तक प्रश्न पूछ ले, आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला साथियों। तो चलिए देख लेते हैं अमर सिंह प्रथम को। देखो, महाराणा अमर सिंह प्रथम शासक बने महाराणा प्रताप की मृत्यु के बाद में मेवाड़ के। कब से कब तक इन्होंने शासन किया था? 1597 ईस्वी से 1620 ईस्वी तक। कब से कब तक? 1597 ईस्वी से 1620 ईस्वी तक। माता पिता की बात करें कि भाई महाराणा अमर सिंह प्रथम के माता पिता कौन थे, तो अजबदे पवार इनकी माता का नाम था और महाराणा प्रताप इनके पिता का नाम था। देखो, अजबदे पवार अभी हमने देखा था कि ये प्रताप की पत्नी थी, तो अमर सिंह इनका बेटा बिल्कुल यही होना है साथियों। इनके समकालीन, किनके? महाराणा अमर सिंह प्रथम के समकालीन दिल्ली पर अकबर और जहांगीर दोनों ने राज किया। किसने? अकबर व जहांगीर ने। जब अकबर की मृत्यु हुई तो अगला शासक कौन बना था? जहांगीर। तो इनके समकालीन माने जाते हैं दोनों। देखो, अकबर ने तो अंतिम अभियान खत्म कर दिया था, ठीक है ना। जगन्नाथ कछवाहा को लास्ट में भेजा था इन्होंने 1584 ईस्वी में, लेकिन उसके बाद इन्होंने किसी को नहीं भेजा। अब अकबर की जब मृत्यु हुई तो जहांगीर जब शासक बना दिल्ली का, तो साथियों जहांगीर ने सोचा कि भाई अकबर नहीं कर सका, लेकिन मैं तो करूंगा। किसको? पूर्ण रूप से मेवाड़ को अपने अधीन। तो जहांगीर द्वारा मेवाड़ पर अभियान भेजे गए किसके शासनकाल में? महाराणा अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में। कौन कौन से भेजे गए थे? तो शहजादा परवेज को इन्होंने भेजा 1605 में, महावत खान को 1608 ईस्वी में भेजा, अब्दुल्ला खान को इन्होंने 1609 ईस्वी में भेजा, और राजा बासु को इन्होंने 1611 ईस्वी में भेजा। तो ये किसके द्वारा भेजे गए थे? जहांगीर के द्वारा। किसके शासनकाल में भेजे गए थे? अमर सिंह प्रथम के शासनकाल में भेजे गए थे। कौन से, कहाँ के अभियान थे ये? मेवाड़ के अभियान थे साथियों। अब इसके बाद में अगर हम बात करें तो ये बार बार युद्ध होते थे, जिससे अमर सिंह देखो, युद्ध होंगे तो लोग भी मरेंगे, आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा क्षति होती थी साथियों। तो इसी वजह से
प्रथम मुगल मेवाड़ संधि। हालांकि अमर सिंह प्रथम इस संधि को नहीं करना चाहते थे, लेकिन अन्य जो मेवाड़ी सरदार है उनके समझाने पर, उनके कहने पर अमर सिंह प्रथम ने प्रथम मुगल मेवाड़ संधि की साथियों। इसके पहले कोई संधि नहीं हुई थी। कब हुई थी? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। कब? 5 फरवरी 1615 ईस्वी को। सन और डेट और महीना बिल्कुल याद रखना है। 5 तारीख थी, फरवरी का महीना था और सन था 1615 ईस्वी। इस दिन बिल्कुल इतिहास रचा। क्या इतिहास बना? कि इस दिन प्रथम मुगल मेवाड़ संधि हुई थी। किस किस के बीच में? अमर सिंह प्रथम वर्सेस जहांगीर के मध्य। अमर सिंह प्रथम मेवाड़ का शासक और जहांगीर दिल्ली का शासक साथियों। इस संधि में कुछ शर्तें रखी गई। कौन कौन सी शर्तें रखी गई थी? जैसे इन्होंने कहा कि भाई चित्तौड़गढ़ का किला जो टूटा हुआ है इसका आप पुनः निर्माण नहीं करोगे। हम संधि कर रहे हैं। अमर सिंह प्रथम ने क्या कहा कि हम संधि कर रहे हैं, लेकिन हम वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे मुगलों के साथ में। और ना ही कोई महाराणा, जो मेवाड़ का महाराणा है, वो कोई भी मुगल दरबार में नहीं आएगा। आप कहो कि भाई आप हमारे अधीन हो तो आपको दरबार में उपस्थिति लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, तो हम दरबार में भी नहीं आने वाले हैं। ऐसा किसने कहा? अमर सिंह प्रथम ने। तो ये जो पीछे वाली जो दो मुख्य शर्त है ना कि वैवाहिक संबंध नहीं होंगे, ये अमर सिंह प्रथम ने कहा था। महाराणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, ये भी अमर सिंह प्रथम ने कहा था। चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण नहीं होगा, ये जहांगीर ने कहा था साथियों। तो ये कुछ शर्तें रखी गई। कौन सी संधि में? प्रथम मुगल मेवाड़ संधि, जो 5 फरवरी 1615 ईस्वी को हुई थी। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक अमर सिंह प्रथम था। कौन थे ये? महाराणा प्रताप के पुत्र थे साथियों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इनसे यही बनता है कि मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? अमर सिंह प्रथम। अमर सिंह प्रथम जो महाराणा प्रताप का पुत्र था। देखो यहां पर बात की थी संधि में कि महाराणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा, लेकिन अमर सिंह प्रथम का बेटा था कर्ण सिंह। कौन? कर्ण सिंह। तो साथियों अमर सिंह प्रथम का बेटा कर्ण सिंह ये सबसे पहले, हालांकि शर्त में तो इन्होंने कह दिया था कि हम नहीं आएंगे, लेकिन ये कर्ण सिंह कहाँ चला गया? मुगल दरबार में। तो मुगल दरबार में जाने वाला मेवाड़ का पहला शासक कौन बना था साथियों? कर्ण सिंह बनेगा। देखो इंपॉर्टेंट चीज है, कर्ण सिंह तो पुत्र था अमर सिंह प्रथम का। अमर सिंह प्रथम पुत्र था महाराणा प्रताप का। साथियों महाराणा प्रताप ने कभी अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन 1615 ईस्वी में मुगलों की अधीनता स्वीकार की अमर सिंह प्रथम ने और कहा कि हम आपके दरबार में नहीं आएंगे। लेकिन अमर सिंह प्रथम का पुत्र था कर्ण सिंह। ये सबसे पहले मेवाड़ का वह शासक था जो मुगल दरबार में गया था। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, प्रश्न पूछ ले, दोनों ही प्रश्न याद रखने। मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला मेवाड़ का पहला शासक, आंसर अमर सिंह प्रथम। मुगल दरबार में जाने वाला मेवाड़ का पहला शासक, आंसर कर्ण सिंह। साथियों अमर सिंह की 1620 ईस्वी में, कब? 1620 ईस्वी में क्या हो गई? मृत्यु हो गई, जिनकी छतरी आहड़ उदयपुर में बनाई गई। कहां पर? आहड़ उदयपुर में। आहड़ उदयपुर में मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान घाट स्थित था, जिसमें प्रथम छतरी जो है वो अमर सिंह प्रथम की ही बनाई गई थी। देखो मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान घाट कहां पर था? तो आपका आंसर रहेगा आहड़ उदयपुर में। और इसमें सिर्फ शमशान घाट था, ठीक है ना, इसमें सिर्फ शमशान घाट था, यहाँ छतरियां नहीं बनाई जाती थी साथियों। लेकिन जब अमर सिंह प्रथम की मृत्यु हुई 1620 ईस्वी में, तो इस शाही शमशान घाट में सबसे पहली छतरी किसकी बनी? अमर सिंह प्रथम की। बिल्कुल याद रखना है कि मेवाड़ के शासकों का शाही शमशान घाट जो आहड़ उदयपुर में है, में सबसे पहले किसकी छतरी बनाई गई थी? तो आपका आंसर रहेगा अमर सिंह प्रथम की छतरी। अब अमर सिंह की मृत्यु के बाद में कौन शासक बनेगा अगला मेवाड़ का? उसका पुत्र कर्ण सिंह। तो चलिए कर्ण सिंह के बारे में देख लेते हैं। देखो बात करें अगर कर्ण सिंह की, तो कर्ण सिंह 1620 ईस्वी में शासक बना। 1620 से लेकर के 1628 ईस्वी तक कर्ण सिंह ने मेवाड़ पर शासन किया। साथियों मुगल दरबार में जाने वाला ये प्रथम मेवाड़ी शासक था, ये तो मैंने अभी आपको बता ही दिया है। देखो जब कर्ण सिंह मेवाड़ का राजा था तो उस समय शहजादा खुर्रम था, उसने अपने पिता जहांगीर का बेटा था, क्या नाम था? शहजादा खुर्रम। इसने अपने पिता जहांगीर के खिलाफ क्या कर दिया? दिल्ली में विद्रोह कर दिया कि नहीं राजा तो मैं बनूंगा। ये कौन कह रहा? शहजादा खुर्रम। तो साथियों ये शहजादा खुर्रम जब वहां से भागकर आया दिल्ली से,
तो कर्ण सिंह ने शहजादा खुर्रम को, कर्ण सिंह कौन था? अमर सिंह प्रथम का पुत्र। अब देखो, इसने शहजादा खुर्रम को जग मंदिर में शरण दी थी साथियों, और इसने कर्ण विलास और दिलकुश महल का भी निर्माण करवाया था। किसने? कर्ण सिंह ने। देखो, ये जग मंदिर है, इसका निर्माण कार्य शुरुआत किया था, ये भी कर्ण सिंह ने ही किया था। अब कर्ण सिंह के बाद में जो अगला शासक बना वो बना जगत सिंह प्रथम, 1628 से लेकर 1652 ईस्वी तक। 28-10-38-10-48 सिर्फ 4-52 24 सालों तक शासन किया। किसने? जगत सिंह प्रथम ने। किस पर? मेवाड़ पर। यह था कर्ण सिंह का पुत्र। कौन? जगत सिंह प्रथम। साथियों, कर्ण सिंह ने जो जग मंदिर का निर्माण शुरू किया था उसको पूर्ण करने का कार्य उसके पुत्र जगत सिंह प्रथम ने किया था। जबकि जगत सिंह प्रथम की जो दाई माँ थी उसका नाम था नौजूबाई। क्या नाम था? नौजूबाई। इन्होंने, जगत सिंह प्रथम ने जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया उदयपुर में। कौन से मंदिर का? जगदीश मंदिर का। किसने करवाया? जगत सिंह प्रथम ने। साथियों, ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर जगत सिंह के सपनों में आया था, इसी वजह से सपनों में बना मंदिर इसको कहा जाता है। जिसके वास्तुकार थे अर्जुन, बाणा और मुकुंद। कौन सी शैली में यह मंदिर का निर्माण करवाया था? पंचायतन शैली में। कौन सी शैली में? पंचायतन शैली में। तो जगत सिंह प्रथम के बारे में ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ आपके ये जो क्लास है पूर्ण कंप्लीट होती है। अब आपके क्लास नंबर 17 और बनेगी जिसमें मेवाड़ का इतिहास आप कंप्लीट कर लोगे साथियों। तो अच्छा लगे वीडियो लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर बिल्कुल नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जरूर जाइएगा। साथियों, अगर आपने ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को भी डाउनलोड जरूर करें, और 149 रुपये वाली जो टेस्ट सीरीज है इसको जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।